दोस्तों भारत में लोगों को लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा और डरावना मिथ है। मिथ ऐसा है कि अगर आपके ऊपर यूएपीए एक्ट लग गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट अगर लग गया तो आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। बिना ट्रायल के ही आपको ऐसा फील होगा कि बिना ट्रायल किए ही जेल से बाहर आना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों समाज ही नहीं बल्कि बहुत से जो लॉयर्स हैं, सीनियर्स लॉयर्स या जूनियर्स लॉयर है, उनको ऐसा लगता है कि यूएपीए में फंस जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। जैसे ब्लैक होल में अंदर जाने के बाद लोग फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, तो वैसे ही एक मिथ बना है यूएपीए एक्ट को लेके। लेकिन दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं बोल सकता, कुछ हद तक निगेट किया है। दोस्तों अगर आप भी एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस तैयार करते हैं तो यूएपीए में भी बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन का डॉक्ट्रिन लागू हो सकता है। दोस्तों मैं हूँ एडवोकेट कृणाल गणवीर और आज हम बात करेंगे यूएपीए में हुए मुकदमे के ऊपर। और यूएपीए में जो कंसिडरेशन ऑफ चार्ज के जो स्टेज आती है उसमें हम आर्टिकल 21 का कैसे यूज़ करके आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बीमारी को समझते हैं, यूएपीए है क्या। तो दोस्तों यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। तो दोस्तों यूएपीए में बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इसका कारण यह है कि दोस्तों इसमें जो सेक्शन 43D सब सेक्शन 5 है, ये दोस्तों अदालत के भी हाथों को बांध देता है। जो कोर्ट्स है कहीं ना कहीं इसमें इस सेक्शन में आके थोड़े से बन जाते हैं। दोस्तों ये सेक्शन ऐसा कहता है कि पुलिस या एनआईए के केस डायरी को देख के अगर जज को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जो आरोप लगे हैं वो सच है, तो कोर्ट में जो बेल है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो बेल रिजेक्ट हो जाती है। एंड दोस्तों सेम चीज़ हम ट्रायल कोर्ट में भी देखते हैं। ट्रायल कोर्ट में भी अगर ऐसा जज को प्राइमा फेसी लगता है कि आरोप सिद्ध हो सकते हैं विद द रिलेवेंस ऑफ चार्जशीट, विद द रिलेवेंस ऑफ केस डायरी, तो जो बेल है ट्रायल कोर्ट में भी रिजेक्ट हो जाते हैं। पर दोस्तों इसी में एक आम वकील और एक क्रिमिनल स्ट्रेटेजिस्ट का फ़र्क हमको नज़र आता है। एक जो स्ट्रेटेजिस्ट रहता है वो सिर्फ यूएपीए का बेयर एक्ट नहीं पढ़ता, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो किसी स्पेशल एक्ट से कम नहीं है उसकी भी जानकारी रखता है, जो किसी भी बेयर एक्ट से काफ़ी ऊपर है। इसे हम अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़, हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा कानून हम भारत में इसे मानते हैं। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सैयद इफ्तार अरनाबी के केस में एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है। दोस्तों ये जो केस था इट वाज नॉट अ नॉर्मल केस, ये कोई एक साधारण केस नहीं था। दोस्तों इस व्यक्ति के ऊपर क्रॉस बॉर्डर नार्को टेरर के चार्जेस लगे थे एंड एनआईए की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए, कॉल रिकॉर्ड के जरिए बहुत सारे एविडेंस बना के रखे थे। उसी के आधार जो कोर्ट है उन्होंने प्राइमा फेसी जो बेल है उसे रिजेक्शन का ऑर्डर दिया था। लेकिन दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। जस्टिस बीवी रंगरत्था और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने साफ कह दिया है कि सेक्शन 43D सब सेक्शन 5 किसी भी इंसान को इनडेफिनेट टाइम तक, जिसे हम अनिश्चित काल भी बोलते हैं, जेल में नहीं रख सकता। दोस्तों जब इसका सुनवाई चल रही थी तब कोर्ट ने जो एक प्रेसिडेंट केस था, एक ऐतिहासिक जो केस था, कोर्ट ने 2021 के ऐतिहासिक केस के नजीब जजमेंट को सामने रखा और यह साफ कर दिया कि यह जो जजमेंट है वो सभी निचली अदालत और हाई कोर्ट पे बाइंडिंग रहेगा। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, मैं केस दोहरा रहा हूँ, के नजीब जजमेंट जो 2021 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये बोला है कि इसका जो ये जजमेंट जो है ये बाइंडिंग रहेगा सभी निचली अदालतों में और हाई कोर्ट में एज वेल। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का हवाला दिया। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो हमको ये बताता है कि जब तक दोष पूरी तरह से साबित ना हो तो तब तक व्यक्ति जो है वो निर्दोष कहलाएगा। दोस्तों किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का ये कॉर्नरस्टोन माना जाता है और हमारे भारत में भी संविधान का जो आर्टिकल 21 है जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार देता है, तो वो यूएपीए का जो सेक्शन 43D सब सेक्शन 5 है उसको ओवरराइड करता है। एंड ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट में से एक हुआ है कि ये भी दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये सर्वपल्ली है भारत में, और जो राइट्स है वो कैसे बैलेंस किए जाते हैं विद द ड्यूटीज़ के साथ। दोस्तों अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से में, जिसे एग्जीक्यूशन। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों इसे कोर्ट रूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों यहीं पे हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, जिसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस। जो कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस की स्टेज है, इन दिस स्टेज हम इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे लगता है इस केस में भी इसी डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जब पुलिस या NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब अपनी चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश करती है, प्रेजेंट करती है, तो जो जज रहते हैं उन्हें चार्जेस को फ्रेम करना होता है। दोस्तों यही वो स्टेज है जहां हम प्रोसिक्यूशन की जो थेरीज हैं उन्हें फॉरेंसिक के जरिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं उसमें और क्या चीज़ें हो सकती है। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप के कुछ चैट्स या सेल फोन रिकॉर्ड या कोई ऐसे सर्कमटेंसेस एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन पेश कर रहा है, और उस कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रही है, तो कोर्ट ऐसे समझता है कि, तो इसका मतलब ऐसे है कि ट्रायल को ख़त्म होने के लिए लगभग 10 से 15 साल बीत जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम जो जजमेंट है 2021 का KA नजीब जजमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, इसको इन्वोक करते हैं। दोस्तों हम कोर्ट को बताते हैं कि कमज़ोर एविडेंस के आधार पर किसी इंसान को 10 साल तक का ट्रायल करना इट इज़ नॉट ह्यूमैनली, और ऑब्वियसली ट्रायल के दौरान 10 साल तक जेल में भी रखना, ये भी थोड़ा सा एक गलत एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये कहना कि अगर ऐसा होता है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसका वायलेशन होता है, और इसी चीज़ को जो कोर्ट है उन्होंने देखा, और उन्होंने ये कहा कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन। हम कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस के समय ही ट्रायल के जो लंबे होने वाले ग्राउंड्स है उसके आधार पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेल सिक्योर कर सकते हैं, ऐसा इस केस से हमें समझ में आ रहा है। दोस्तों कानून जो है वो भावनाओं से नहीं चलता, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी से, फैक्ट से और प्रेसिडेंट से चलता है। दोस्तों UAPA जैसे कानून जो है वो एक डेथ सेंटेंस नहीं है। ये कानून इसलिए बनाया गया है कि ताकि हमारा जो देश है उसका अल्टीमेटली सिक्योरिटी बनी रहे, और काफ़ी मुझे लगता है इन पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है कि काफ़ी इसेंशियल कानून ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी सबसे ऊपर रहनी चाहिए। और दोस्तों एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी जो है वो खुलने के आसार आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप या आपका कोई जानकार गोंदिया से, नागपुर से या महाराष्ट्र में कहीं से भी किसी कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन में फंसा है और UAPA जैसे जो हाई स्टेक इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसका सामना कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि बिना किसी तैयारी के आप कोर्ट में नहीं जाइए, किसी अच्छे वकील को कंसल्ट कीजिए, और आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपकी जो केस फाइल है उसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, हम मिल के स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट मेरे ऑफिस में कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे चेंबर में आके मिल सकते हैं। दोस्तों जो लिंक है, एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे चेक कीजिए, एंड आपका कोई ऐसा ही क्रिटिकल केस है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों माई सेल्फ एडवोकेट कृणाल गणेश गणवीर फ्रॉम लेक्स नोवा लीगल एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स। दोस्तों मैं यही बोलूँगा, नो योर लॉ सो नो योर राइट्स। आई विल सी यू इन नेक्स्ट मास्टर क्लास। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस रहता है कि जो लॉ है उसे आसान तरीके में आपके सामने कैसे प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। बेसिकली दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, और आप एंड ऐसे ही अगर कोई तकलीफ़ है आपको किसी और केस के रिलेटेड है या कुछ और कानूनी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।